हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीडीपी की स्पेशल वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। विकास लंबवत अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? समीप से दूरस्थ, या अंतः संबंधित, या शीर्षगामी, या निरंतरता? बताइए पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोगों को सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी सीटेट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आए या शिक्षक भर्ती की कोई भी अपडेट आए, वो अपडेट आपको मिल सके हमारे चैनल के माध्यम से। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। विकास जो है लंबवत अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो विकास का यह सिद्धांत कहलाता है शीर्षगामी। क्या कहलाता है? शीर्षगामी कहलाता है। जितने भी लोग यहाँ पे पहला का तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट किए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैं बता दूं, अगर आप 10 से 12 प्रश्न सही करते हैं तो आप सीडीपी की तैयारी बढ़िया कर रहे हो, ठीक है, और 20 प्लस आपको लेके जाना है। चलिए, और ये तभी आप कर पाएंगे जब जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराता हूं। ये 2021 का पेपर है, ओके, और ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों लेवल के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समकालीन सिद्धांतकार बचपन को क्या मानते हैं? एक सामाजिक संरचना, या सभी संस्कृतियों में पवित्र काल मानते हैं, या बहुत अधिक तनाव और दुश्चिंता काल मानते हैं, या किशोरावस्था तक का विकास काल मानते हैं? बताइए दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड इवनिंग भाई। डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को पता होगा। डेली मॉर्निंग में 9 AM पे क्लास होती है, दोपहर में उसके बाद 2:30 बजे क्लास चलती है, उसके बाद शाम 6:45 पे आपकी जो है क्लासेस चलती हैं। ये 3 क्लासेस का टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिए। सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। समकालीन सिद्धांतकार बचपन को जो है क्या मानते थे? तो इसको जो है सभी संस्कृतियों में पवित्र काल मानते हैं, ओके। दूसरा का ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। प्रगतिशील शिक्षा जो है क्या करती है? विविधताओं का सम्मान करती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करती है, या मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल करती है, या योग्यता आधारित सुनिश्चित समूहीकरण का जो है प्रोत्साहन करती है? तो प्रगतिशील शिक्षा क्या करती है आपको बताना है। तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है क्या करती है? प्रगतिशील शिक्षा जो है, ध्यान रखना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करती है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की जो है बुनियादी मान्यता क्या है? विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम तरीका पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल करना है, या जो है अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को जो है कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, या जो है अधिगम वातावरण द्वारा संचालित और नियंत्रित है, या अधिगम पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों के इर्द गिर्द केंद्रित होना चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चौथा का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की जो बुनियादी मान्यता है वो है अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को जो है कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना। सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? विद्यालय परिवार, या परिवार जनसंचार, या धर्म परिवार, या विद्यालय जनसंचार? स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए क्या क्या सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं? तो इसमें परिवार और जनसंचार, ये जो है सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं, ओके। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में जो है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक चिंतन उभरना शुरू होती है? बताइए सब लोग। जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक चिंतन उभरना शुरू होती है? औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी कामक, या मूर्त संक्रियात्मक, या पूर्व संक्रियात्मक? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। और अब आप लोग लग जाओ, क्योंकि 14 दिसंबर को एग्जाम है। आप एक ही महीना मान के चलिए कि एक ही महीना हमारे पास बचे हैं, ठीक है। डेली आपको कम से कम 200 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, 200 क्वेश्चन आपको लगाने हैं डेली।
जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में जो है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक चिंतन उभरना शुरू होती है? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? इसमें सभी लोग 7 का जवाब देंगे। हर क्वेश्चन का आप लोग जरूर से जरूर जवाब दिया करें, जैसे 7 का क्या होगा, 8 का क्या होगा, ऐसे कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दिया करो। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार कौन से जो है 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? तो इसमें आपका परिपक्वता हो जाएगा, क्रियात्मकता हो जाएगा, सामाजिक अनुभव हो जाएगा और संतुलीकरण आपका हो जाएगा। 7 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए रिवीजन के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। 8वां क्वेश्चन का जवाब देंगे। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रगतिशील विकास का क्षेत्र कहलाता है, या सार्थक विकास का क्षेत्र कहलाता है, या मानसिक विकास का क्षेत्र कहलाता है, या निकट विकास का क्षेत्र कहलाता है? तो 8 का जवाब दीजिए, क्या कहलाता है? लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? वो जो है निकटस्थ विकास का जो है क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेव वाइगोस्की के अनुसार जो है सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है? भाषा, संतुलीकरण, अनुकूलन या संगठन? और कल आपकी एसएसटी की क्लास होगी मॉर्निंग में, तो जरूर देखना। अगर कोई अपडेट नहीं आएगी तो मॉर्निंग में भी आपकी क्लास होगी 9 AM पे। क्लास नोट कर लीजिए, क्लास का टाइम। लेव वाइगोस्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है? तो संतुलीकरण आपका है। क्या है? संतुलीकरण। ऑप्शन दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैरॉल गिल्गन के अनुसार जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? बताइए। कैरॉल जो है गिल्गन के अनुसार लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। बताइए भाई सब लोग, 10 का जवाब दीजिए। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का जितने भी लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सिद्धांत नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पे निशा जो है अपनी सहेलियों और परिवार के जो है सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है और यथायोग प्रतिक्रिया करती है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है। वह निम्न में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है जिसको उसे और अधिक विकसित करनी चाहिए? स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि या द्रवजन्य बुद्धि? निशा जो है अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों को मनोदशा को समझ लेती है और यथायोग प्रतिक्रिया करती है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है। वह निम्न में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है जिसको उसे और अधिक विकसित करनी चाहिए? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे 11 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा जो है ग्रहित जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ने करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को उन रूढ़िवादिता के साथ रहने देना चाहिए या ऐसे विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो उन रूढ़िवादिता को चुनौती दे, या जो विद्यार्थी ऐसे रूढ़िवादिता को व्यक्त करते हैं उनका मजाक उड़ाना चाहिए, या अकादमिक क्षेत्रों के आकलन में उनके अंक कम कर देने चाहिए? 12 का राइट आंसर दीजिए। ये दोनों तो आपके गलत हो जाएंगे, दोनों। मजाक उड़ाना चाहिए नहीं, अंक कम कर देना चाहिए नहीं, तो इन दोनों से आपको जवाब देना है। अब पहला दूसरे में से ही आप जवाब देना है। बताइए, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ने करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना, फिर आपको जवाब देना है। तो एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऐसे विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो उन रूढ़िवादिता को चुनौती दे। 12 का ऑप्शन दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, हाशिए पर रहने वाले परिवारों के जो है बच्चों की कक्षा में अक्सर अवहेलना की जाती है, तब भी जब वह कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कक्ष में इस प्रकार के आचरण के निम्नलिखित में से कौन सा कारण समूह उत्तरदायी है?
हाशिए पर रहने वाले परिवारों के बच्चों के प्रति शिक्षक अक्सर पूर्वग्रहित होते हैं। यह सहपाठियों में विविधता व इन बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में संवेदनशीलता का अभाव है। यह हाशिए पर रहने परिवार के बच्चों की शिक्षा को अधिकतर अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षा से वंचित रखा गया है। बताइए कौन कौन सा राइट आंसर सही हो जाएगा इसमें, बताइए सब लोग। 13 का जवाब दीजिए भाई सब लोग। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दो, लाइक की संख्या बहुत ही कम है। तो यहां पे देखना आपका जो है प्रश्न क्या है, हाशिए पर रहने वाले परिवारों के बच्चों की कक्षा में अक्सर अवहेलना की जाती है, तब भी जब वह कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कक्ष में इस प्रकार के आचरण के निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है समूह उत्तरदायी है? तो यहाँ पे पहला आपका सही हो जाएगा कि हाशिए पर रहने वाले परिवारों के बच्चों के प्रति जो है शिक्षक जो है अक्सर पूर्वग्रहित होते हैं। और यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा कि सहपाठियों में विविधता व इन बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में संवेदनशील का अभाव है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन जरूर कर लेना आप लोग। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में आकलन का अभिरूप से होना चाहिए। किससे होना चाहिए बताइए, किससे किससे? एनईपी 2020 के अनुसार विद्यालयों में आकलन का अभिरूप किससे होना चाहिए? 14 का जवाब जी, योगात्मक, निर्माणात्मक, निर्माणात्मक, योगात्मक, अधिगमः, रटकर याद रखना, लचीले उपगम, कठोर मानकीकृत परीक्षण। 14 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे योगात्मक और निर्माणात्मक आपका होना चाहिए। ठीक है, इससे होना चाहिए। तो पहला का यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलिए, निम्न में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के आकलन में मदद करेंगे? बताइए, निम्न में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के आकलन में मदद करेंगे? 15 का जवाब दीजिए। बहुविकल्प आधारित प्रश्नोत्तरी, परिभाषाओं के लिए जो है एक शब्दी रिक्त स्थान वाले प्रश्न, संदर्भित चिंतनशीलता आधारित प्रश्न, प्रत्यास्मरण आधारित लघु प्रश्न। बताइए, 15 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। निम्न में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के आकलन में मदद करेंगे? तो यहां पे आपका जो ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संदर्भित चिंतनशीलता आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो विद्यार्थी जिन्हें पठन वैफल्य है, उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए? बहुसंवेदी शिक्षा शास्त्री उपागम, मानकीकृत आकलन, व्यक्तिक लक्ष्य समुच्चय, लचीला पाठ्यक्रम। 16 का जवाब दीजिए सब लोग। वो विद्यार्थी जिन्हें पठन वैफल्य है, उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए? 16 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे 16 का ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मानकीकृत आकलन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियां समावेशन को बढ़ावा देती हैं? बताइए, कौन सी रणनीतियां हैं जो समावेशन को बढ़ावा देती हैं? बाधा मुक्त पहुंच, सहायक यंत्र और तकनीकी आधारित उपयुक्त उपकरण, सामान्य या विशिष्ट जो है विद्यालय के साथ साथ गृह आधारित शिक्षा का विकल्प, या समरूप एवं संरचनाबद्ध पाठचर्चा और आकलन के तरीके। 17 का जवाब दीजिए सब लोग। बताइए भाई सभी लोग, 17 का जवाब दीजिए। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो है ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अपसारी चिंतन विचारों में मौलिकता और नवोत्पादन जैसी विशिष्टताएं निम्न में से किससे संबंधित है? सृजनात्मकता, अधिगम विकार, स्वालीनता, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार। आप सारी चिंतन विचारों में मौलिकता और नवोत्पादन जैसी विशिष्टताएं निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं सृजनात्मकता से। ऑप्शन पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा निम्न में से किस पर बल देती है? समता, पृथकता, समानता, लेबलिंग। बताइए सब लोग, समावेशी शिक्षा निम्न में से किस पर बल देती है?
तो ये बल देती है समानता पर। किस पर बल देती है? समानता पर बल देती है। तो ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम सामग्री दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में मददगार होगी? 20 के जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम सामग्री दृश्यबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में मददगार होगी? हस्तलिखित नोट्स, चित्र और आलेख, मानचित्र और ग्लोब, या ऑडियो टेप? 20 के जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। 10 प्रश्न और बचे हैं। तो यहां पे ऑडियो टेप आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑडियो टेप आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। निम्न में से कौन सा एक जो है माध्यमिक विद्यालय स्तर की कक्षा में सामाजिक संरचनात्मक ढांचे का लक्षण नहीं है? अधिगमकर्ताओं को विविध स्रोतों से सीखने के लिए प्रेरित करना, या अधिगमकर्ताओं के सवाल पूछे जाने की तारीफ करना, या सभी अधिगमकर्ताओं को जवाब देने के एक जैसे तरीके का अनुसरण करने को उकसाना, या सामूहिक चर्चा के अवसर प्रदान करना? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बताइए सब लोग, निम्न में से कौन सा एक जो है माध्यमिक विद्यालय स्तर की कक्षा में सामाजिक संरचनात्मक ढांचे का लक्षण इसमें नहीं है? तो ये आपका है, ये आपका है, एंड यहाँ पे ये भी है, चौथा भी है, तीसरा आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से विद्यार्थियों ने समस्या समाधान कौशलों के लिए जो है कौन सा बाधक है? निम्न में से विद्यार्थियों ने समस्या समाधान कौशलों के लिए कौन सा बाधक है? प्रक्रियात्मक स्थिरता, सादृश्यताओं का प्रयोग, कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना, साधन लक्ष्य विश्लेषण? 22 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्न में से विद्यार्थियों ने समस्या समाधान कौशलों के लिए कौन सा बाधक है? तो इसमें बाधक आपका ये प्रक्रियात्मक स्थिरता। ठीक है, ऑप्शन पहला ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक विद्यार्थी किसी क्रिया को मूल्यवान मानता है लेकिन उस क्रिया को करने के लिए उसके पास बहुत कम नियंत्रण हो, तो इस अवस्था में विद्यार्थी किस तरह के भाव का एहसास करेगा? दुश्चिंता, ओप, कुंठा, शर्म? बताइए किस तरह के भाव का एहसास करेगा वो? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वो जो है किस तरह के जो है भाव का एहसास करेगा? वो करेगा जो है कुंठा का। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन और तर्क वाले प्रश्न आ गए हैं। एक अध्यापक को बच्चों के विभिन्न परिघटनाओं के बारे में व्याख्या की चर्चा की कोई स्थान नहीं देना चाहिए। तर्क आर क्या कह रहा है कि बच्चे उन कारण परिणाम व्याख्याओं को विकसित करने के लिए जो है सक्षम नहीं होते। इसमें कौन सा सही होगा? कौन किसकी जो है व्याख्या करता है सही, कौन नहीं व्याख्या करता है, या दोनों गलत है, ये आपको बताना है। बताइए भाई सब लोग। कथन और तर्क यहाँ पे आपके सामने है। 24 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। एक अध्यापक को बच्चों की विभिन्न परिघटनाओं के बारे में व्याख्या की चर्चा की कोई स्थान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और बच्चे उन पर जो है कारण परिणाम व्याख्याओं को विकसित करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कथन और तर्क वाले फिर प्रश्न आ गए हैं। एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है कि वो बच्चों की अधि बोधनात्मक क्षमताओं के विकास पर बल दें। तर्क आर क्या कह रहा है कि जब बच्चे अपनी धारणाओं और चिंतन के बारे में जागरूक हो जाते हैं तब वो अपने अधिगम के नियमन में अधिक योग्य हो जाते हैं। सही विकल्प आपको चुनना है यहाँ पे। बताइए 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बताइए भाई सब लोग, आराम से इसको पढ़ना, जल्दबाजी में उत्तर मत देना सीटेट में। बताइए भाई सब लोग 25 को जवाब दीजिए। 25 का यहाँ पे भी आपका कथन ए भी सही है, तर्क और तर्क आर भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी अधिगम के प्रति तत्पर और अभिप्रेरित होते हैं जब अध्यापक उन पर परीक्षण में अच्छा करने का तनाव और दबाव डाले, या सफलता पर पुरस्कार और असफलता पर दंड दे, अधिगम प्रक्रिया को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखें, या अधिगमकर्ताओं को संलग्न करें और उन्हें अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनाएं। 26 का जवाब दीजिए सब लोग। विद्यार्थी अधिगम के प्रति तत्पर और प्रेरित होते हैं जब अध्यापक जो है सफल पर पुरस्कार और असफलता पर दंड दे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है डियर, सभी लोग जवाब देंगे। किसी नए संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा करना चाहिए, या नई जानकारी को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए, या विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए, या जानकारी को असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करना चाहिए? 27 का जवाब दीजिए सब लोग।
बताइए सब लोग, ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी नए संप्रत्यय के अधिगम को जो है सुसाध बनाने के लिए एक अध्यापक को नई जानकारी को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। तो 27 का ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से जो है कौन सा उदाहरण संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं है? बहुनिर्वचन, सहयोग अधिगम, व्यक्तिगत गति के आधार पर अधिगम, या कंठस्थीकरण एवं शब्दांश स्मरण। तो यहाँ पे 28 का ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न में से किस तरह का लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को जो है अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देगा? निम्न में से किस तरह का लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देगा? तो स्व निर्देशित आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण अप्रासंगिक है, केवल विद्यार्थियों के लिए जो है प्रासंगिक है, या केवल अध्यापकों के लिए जो है प्रासंगिक है, या विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के लिए प्रासंगिक है? तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण जो है विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के लिए प्रासंगिक है। 30 का ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है सीडीपी की क्लास। बहुत दिन बाद क्लास हुई है। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी, 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।